Hello guys, today here topic is ELISA. ELISA is enzyme linked immunosorbent assay. ELISA क्या होता है? ये एक इम्यूनो टेक्निक है। इस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं कि जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है बॉडी में उसको डिटेक्ट करने के लिए ELISA टेक्निक परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब कि एंटीजन है या एंटीबॉडी है, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ELISA टेक्निक परफॉर्म करते हैं। ELISA क्या करता है, एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, हमें एंटीजन के अगेन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना हो कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी का काउंट कैसा है, इसकी कंसंट्रेशन, तो एंटीबॉडी बन रही है नहीं बन रही है किसी भी एंटीजन के अगेन, उसको डिटेक्ट करने के लिए हम ELISA टेक्निक को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ELISA एक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसी है, मतलब इम्यूनोसॉर्बेंट मतलब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये एड्जॉर्प्शन फिनोमेना बेस पे है, सरफेस फिनोमेना है। मतलब यहाँ पर जो भी हम ELISA रीडर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या करते हैं, ELISA रीडर में हम माइक्रोटाइटर प्लेट को हम डालते हैं और उसके अंदर वेल्स बने होते हैं, और वेल्स का जो सरफेस होता है जो कि पॉलीस्टायरीन प्लेट से पॉलीस्टायरीन से बना होता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टाइप की होती है। ठीक है, तो उस सरफेस पे हम जब भी एंटीजन को कोट करते हैं फॉर स्पेसिफिक एंटीबॉडी की हम डिटेक्शन करने के लिए, जो भी उसके अगेन एंटीबॉडी होगी उसको डिटेक्शन करने के लिए, तो जो एंटीजन को हम यहाँ पे कोट करते हैं उस सरफेस से, तो जो एंटीजन होता है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब होता है उस सरफेस पे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब होना, मतलब अंदर जाना। ठीक है, एब्जॉर्ब मतलब सरफेस पे रहना, तो यहाँ पे एंटीजन क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो ये एक अमीनो एब्जॉर्बेंट ऐसे होता है। अब ELISA जो होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह का हो सकता है। ठीक है, क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, मेनली हम एंटीजन एंटीबॉडी की प्रेजेंस और एब्सेंस को देखते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी है या नहीं है। सीरम में एंटीजन का काउंट, मतलब एंटीजन का काउंट देखते हैं, मतलब एंटीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस को देखते हैं ओनली। और क्वांटिटेटिव क्वांटिटी देखते हैं, मतलब कंसंट्रेशन देखते हैं कि कितनी कंसंट्रेशन में कितने % एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हमारे पास सबसे पहले जो डेवलप किया था वो 1971 में किया था। ठीक है, एट द स्टॉकहोल्म यूनिवर्सिटी। ELISA एक प्लेट बेस्ड सरफेस फिनोमेना है, इम्यूनो टेक्निक है, एड्जॉर्बेंट ऐसे है। ठीक है, इसमें हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं जो भी सबस्ट्रेट डिटेक्ट करने के लिए, फाइन देखो एंटीजन के साथ एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर होगी, अगर सीरम में एंटीबॉडी होगी तो हमारे पास क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन होगी। बट उस इंट्रैक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट का यूज़ करते हैं। और वो सबस्ट्रेट मोस्टली कैसे होता है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है, मतलब कि जो ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं जिनका प्रोडक्ट क्या होता है, कलर प्रोड्यूसिंग होता है, मतलब कलर्ड होता है, जिनका प्रोडक्ट क्या होता है, कलर्ड होता है। अब बहुत सारी तरह के हम सबस्ट्रेट होते हैं वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं भी कौन कौन से सबस्ट्रेट हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है ELISA रीडर। ELISA रीडर जो है, इसी के अंदर हमारे पास ये माइक्रोवेल्स प्लेट्स बनी होती हैं। ठीक है, और इन्हीं के अंदर ये जो माइक्रोटाइटर प्लेट होती है, इन्हीं के अंदर क्या होता है, वेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये 12 वेल प्लेट का हो सकता है, 24 वेल प्लेट का हो सकता है, 96 वेल प्लेट का। तो मोस्टली हम यूज़ करते हैं 96 वेल प्लेट का। ठीक है, तो ये जो वेल्स होती है ना, इन्हीं के अंदर हम क्या डालते हैं, अपना रिएक्शन मिक्सर डालते हैं, मतलब अपना सैंपल डालते हैं, एंटीजन को कोट करते हैं। ठीक है, इनके जो वेल्स होती हैं ये पॉलीस्टायरीन की बनी होती है। ठीक है, इसी के ऊपर हमारा जो एंटीजन होता है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम एंटीजन को लोड करने के बाद हम क्या करते हैं कि अपना जो भी हम ब्लॉकिंग बफर होता है, वॉशिंग बफर होता है, ठीक है, उसको डालते हैं और अपने सीरम को डालते हैं, जिसके अंदर हमें अपनी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना होता है। फिर हम उसको सीरम को भी उसमें लोड करते हैं, सीरम को भी डालते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन को ये जो हमारा ELISA रीडर होता है वो क्या करता है, इस एंटीजन एंटीबॉडी की जो भी इंटरेक्शन होती है उसको क्या करता है, रीड करता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हमारी एंटीबॉडी होती है, ठीक है, जो भी सीरम में एंटीबॉडी होगी वो अपनी स्पेसिफिक एंटीजन से इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो या तो जो एंटीबॉडी होगी वो खुद मतलब हमारी एंजाइम लिंक्ड होगी, मतलब हमारी, ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी, या फिर हम सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं जो कि हमारी क्या होती है, कंजुगेटेड होती है, मतलब एंजाइम से लिंक्ड होती है। ठीक है, क्योंकि वो एंजाइम ही क्या करता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसी प्रोडक्ट को हमारे पास ये जो ELISA रीडर होता है वो रीड करता है, मतलब उसको उसकी एब्जॉर्बेंस को बताता है। ठीक है, कितना हमारा जो प्रोडक्ट बना है, मतलब एंजाइम से कितना एंजाइम्स, मतलब कि इंटरेक्शन, जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी, ऑब्वियस है जितनी ज़्यादा इंटरेक्शन होगी उतना ज़्यादा मतलब हमारा सबस्ट्रेट जो होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और ये जो ELISA रीडर होगा वो हमें रीड करके बताएगा। जैसे कि देखो 96 वेल प्लेट है, जिसमें से मतलब हमारी कुछ स्टैंडर्ड है, लगभग 18 हमारी स्टैंडर्ड है जो रेफरेंस के लिए होगी, मतलब हमारे पास। ठीक है, जो अभी हम सैंपल को लोड करेंगे, लगभग 72 वेल्स में हम अपने सैंपल को लोड करते हैं, तो जो भी इंटरेक्शन होगी तो उसकी इंटरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड को हम रेफरेंस मान के हम क्या करते हैं, जो भी हमारी जो हमारी
अननोन होगी उसको हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। मतलब अननोन में जो भी हमारी अननोन वेल्स में जो हमारी एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन होती है उसको हम डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसकी और 3 हमारी कुछ ऐसी होती हैं, जो 3 हैं जो हमारी नेगेटिव होती हैं और 3 हमारी क्या होती है, बिल्कुल ब्लैंक होती है, ठीक है। ये भी हमारे रेफरेंस के लिए होगी। देन प्रोसीजर जैसे हमने सपोज हमने 12 की या 24 की 96 की वेल पॉलीस्टाइरीन प्लेट का हमने यूज़ किया, ठीक है। और जो हमारी ये वेल प्लेट होंगी, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या करा कि अपना जो भी हर वेल में क्या होगा, अलग अलग सीरम होगा, ठीक है। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कंट्रोल को हम साथ में देखेंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें रिजल्ट को, है ना। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, देखो सबसे पहले जो भी वेल प्लेट होती है उसको हम क्या करते हैं, एंटीजन से मतलब क्या करते हैं, कोट करते हैं। उसके स्पेसिफिक जो भी एंटीबॉडी होगी जो कि उस एंटीजन को कैप्चर करेगी, ठीक है, वो एंटीबॉडी एंटीजन मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन की क्या होगा, उस वेल प्लेट पे क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्लेट को वॉश करते हैं। प्लेट को वॉश क्यों करते हैं हम, वॉशिंग बफर का यूज़ करके जो भी हमारे अनबाउंड एंटीजन एंटीबॉडी हैं वो हमारे रिमूव हो जाएं, ठीक है, ताकि हमें अनवांटेड रिजल्ट यहाँ पे इनएक्यूरेट रिजल्ट्स ना मिले, है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन की यूटिलाइज करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी एंटीजन एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन हो गया, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं जो कि क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम वॉश करते हैं, जो भी अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी होती है वो हमारी रिमूव हो जाती है वॉशिंग से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी एंजाइम है उसको हमारे पास हम क्या करते हैं, सेकंड एंटीबॉडी जो होती है वो हमारी एंजाइम से क्या होती है, इंटरेक्ट होती है। तो वो एंजाइम क्या करता है, वो सब जो अगर हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन हुई होगी तो ये एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है और सबस्ट्रेट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, कलर में, कलर प्रोडक्ट में। और उसको फिर हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं कलर को मेज़र करते हैं, मतलब कि जो भी कलर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चलता है, एंटीजन एंटीबॉडी का काउंट पता चलता है, ठीक है। हम डिटेक्ट करते हैं एंटीजन एंटीबॉडी की क्वांटिटी को हम डिटेक्ट करते हैं, मेज़र करते हैं उसको एट 450 नैनोमीटर पे फॉर द इंटेंसिटी, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी की अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन को हम डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे गाइस यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लॉकिंग बफर का भी यूज़ करते हैं। ब्लॉकिंग बफर में जैसे बोवाइन सीरम एल्बुमिन हो गया या फिर कैशियन मिल्क हो गया, तो इनका भी हम यूज़ करते हैं। क्योंकि जहाँ पे भी एंटीजन बाउंड नहीं होता है तो उस सरफेस को मतलब कि ब्लॉक करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लॉकिंग बफर का यूज़ करते हैं, ताकि जो एंटीबॉडी है वो स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड करे, ठीक है, अनवांटेड सरफेस पे बाइंड ना करे। तो अनवांटेड सरफेस को हम क्या करते हैं, ब्लॉकिंग बफर का यूज़ करके ब्लॉक कर देते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे अब एलाइजा परफॉर्म करने के लिए कुछ मटेरियल्स का जो भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि टेस्टिंग में सैंपल चाहिए, ठीक है, जिसको भी हमें टेस्ट करना है, मतलब ठीक है, पॉलीस्टाइरीन माइक्रोडाइटर प्लेट चाहिए हमें, ठीक है, और हमें पिपेट चाहिए, इंक्यूबेटर, एलाइजा रीडर, एंटीबॉडी, एंटीजन, एंजाइम, सबस्ट्रेट, ब्लॉकिंग बफर, वॉशिंग बफर, स्टॉपिंग सॉल्यूशन चाहिए। अब हम यहाँ सैंपल के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे सीमन यूज़ कर सकते हैं हम, सेर्बेस्पेनम फ्लड यूज़ कर सकते हैं हम, सीरम, ठीक है, और स्टूप यूज़ कर सकते हैं, स्टूल यूज़ कर सकते हैं। अभी जो मैंने बोला था कि पॉलीस्टाइरीन माइक्रोडाइटर प्लेट होती हैं जो 96 वेल प्लेट जो भी पॉलीस्टाइरीन की जो बनी होती हैं, ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या करते हैं, कोटेड, देखो एंटीजन से भी कोट कर सकते हैं और एंटीबॉडी से भी हम यहाँ पे इनको कोट कर सकते हैं। इन प्लेट का फंक्शन क्या है, मेन इनका काम ये होता है कि ये जो भी एंटीजन एंटीबॉडी जिनको हम इन प्लेट पे कोट करते हैं, ठीक है, तो ये प्लेट क्या करती है, ये जो पॉलीस्टाइरीन प्लेट होती है वो इसका इम्यूनलाइज करती है किसको, एंटीजन को एंटीबॉडी दोनों को इम्यूनलाइज कर सकते हैं, मतलब उसको फिक्स करती है, एक स्पेसिफिक पोजीशन पे क्या करती है, फिक्स करती है, एब्जॉर्ब करवाती है उसको, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। अब उसके बाद क्या होता है, एलाइजा रीडर का काम पता ही है। एलाइजा रीडर क्या करता है, रीड करता है जो भी रिजल्ट होता है, मतलब उसको क्या करता है, रीड करता है, एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन को डिटेक्ट करता है। तो यहाँ पे हम इसका यूज़ हम ड्रग डिस्कवरी हो गया, ठीक है, बायोअसे वैलिडेशन, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, हार्मोनल डिटेक्शन हो गया, सीरम प्रोटीन डिटेक्शन, तो हम एलाइजा का या वायरस डिटेक्शन, पैथोजन डिटेक्शन, तो इन सभी चीज़ों में क्या करते हैं, इन सभी में एलाइजा का हम क्या करते हैं, एलाइजा टेक्निक को हम परफॉर्म करते हैं। देन वी विल डिस्कस एलाइजा एंजाइम्स। अब कौन कौन से हम यहाँ पे एंजाइम्स यूज़ करते हैं, उनके कौन कौन से सबस्ट्रेट है और कौन कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, कौन से कलर का प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम एंजाइम देखेंगे तो ALP क्या, अल्कलाइन फोस्फेटेज। अल्कलाइन फोस्फेटेज और जो हमारा एसिड फोस्फेटेज है, दोनों का सबस्ट्रेट एक ही है, पैरा नाइट्रोफिनाइल फोस्फेट, और इनका जो प्रोडक्ट बनेगा उसका कलर क्या होगा, येलो, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट है HRP, हॉर्स डिसपेरोक्सीडेज, ठीक है। अब इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो होता है TMB, मतलब कि 3355 टेट्रा मिथाइल बेंजेनीडाइन, ठीक है, बेंजाडाइन। तो इसका जो कलर प्रोड्यूस होता है जो भी प्रोडक्ट का, वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसी तरह से ABTS भी हो सकता है, OPT भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या, हॉर्स डिश जो है, हॉर्स डिसपेरोक्सीडेज के सबस्ट्रेट है।
इसी तरह हमारे पास एक बीटा ग्लैक्टोसाइड है जो कि हम ब्लू वाइट स्टेनिंग में पढ़ते हैं, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में भी पढ़ते हैं जो हम बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। ठीक है, तो इसका पता है सबस्ट्रेट सबको कि सबस्ट्रेट क्या होता है, एक्सगैल होता है। इसका जो बीटा ग्लैक्टोसाइडेस होता है, ठीक है, इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, एक्सगैल होता है। एक्सगैल मतलब क्या होगा भी, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोइल बीटा डी ग्लैक्टोपार्नोसाइड। और इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो कौन से कलर का होता है, ब्लू, है ना। मतलब कि जब एक्सगैल के ऊपर ये एंजाइम काम करता है तो ठीक है, तो ये क्या जो इसका प्रोडक्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है। अगर एक्सगैल, ठीक है, और अगर एक्सगैल पे ये एंजाइम जब काम नहीं करता है तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। तभी बोलते हैं ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में हम क्या करते हैं, इस एंजाइम का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, एक और होता है लूसीफेरेज होता है। लूसीफेरेज होता है जिसका जो सबस्ट्रेट होता है वो हमारा क्या होता है, लूसीफेरिन होता है। ठीक है, लूसीफेरेज का जो भी हमारा सबस्ट्रेट होता है वो लूसीफेरिन होता है, लूसीफेरिन। और इसका जो सबस्ट्रेट मतलब इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो बायोलुमिनेसेंस शो करता है। ठीक है, कैमियो बायोलुमिनेसेंस शो करता है, मतलब कि लाइट प्रोड्यूस करता है। इसका जो सबस्ट्रेट होता है वो लाइट प्रोड्यूस करता है। तो ये सारे एंजाइम्स है, बस सिंपल से। अब इसको डिटेल में जो हम पढ़ते हैं वो हम रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में भी हम पढ़ते हैं डिटेल में। तो अब यहाँ पे बस क्या है कि हम एंजाइम्स का नाम ध्यान रखना कि एंजाइम्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी से या फिर प्राइमरी एंटीबॉडी से जो एंजाइम कंजुगेट होते हैं, बस एंजाइम का नाम, और उसके बाद कौन कौन से उनके सबस्ट्रेट हैं और कौन से कलर का वो उनका जो प्रोडक्ट बनता है, कौन से कलर के प्रोडक्ट, ये सारे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होते हैं। और बस एक लूसीफेरिन को छोड़ के वो हमारा कलर्ड नहीं होगा। ठीक है, बाकी सारे हमारे क्या होंगे, कलर्ड सबस्ट्रेट होंगे और उनका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कलर्ड होगा। देन हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एलाइजा और उनके प्रोसीजर। ठीक है, टाइप्स ऑफ एलाइजा में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायरेक्ट एलाइजा। इट इज़ सिंपलेस्ट टाइप का एलाइजा होता है, ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एलाइजा है। लेकिन ये जो एलाइजा होता है वो मेजर चेंजेस को ही डिटेक्ट कर पाता है। माइनर चेंजेस को, मतलब अगर सैंपल में अगर मैं किसी को डिटेक्ट करना हो, उसकी अगर कंसनट्रेशन कम है तो उसको ये डिटेक्ट नहीं कर सकता है। ये एक मेजर चेंजेस को ही डिटेक्ट कर सकता है जो हमारा डायरेक्ट एलाइजा होता है। तो डायरेक्ट एलाइजा में हम करते क्या है, ये मेनली जो डायरेक्ट एलाइजा होता है वो एंटीजन की डिटेक्शन के लिए होता है, एंटीजन को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम डायरेक्ट एलाइजा पढ़ते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो एंटीजन होता है, एंटीजन को हम क्या करते हैं, कोट कर देते हैं अपने जो भी पॉलीस्टाइरीन प्लेट्स होती हैं उसके भी कोट कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटीजन को सबसे पहले एंटीजन को क्या करते हैं, कोट करते हैं पॉलीस्टाइरीन प्लेट पे। तो ये जो डायरेक्ट एलाइजा होता है ना, तो डायरेक्ट एलाइजा है तो इसका हम स्पेसिफिकली जो यूज़ करते हैं ना, हार्मोन लेवल को, सीरम में हार्मोन लेवल को डिटेक्ट करने के लिए, या फिर हम इसका जो यूज़ करते हैं वो किसी भी पैथोजन वायरस है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि हमने क्या करना है, हमें इंसुलिन के लेवल को देखना है, हार्मोन लेवल को देखना है, हमने सीरम में हार्मोन लेवल को देखना है। ठीक है, इंसुलिन को देखना है। तो एंटीजन देखो, एंटीजन से हमने क्या करा, कोट कर लिया अपनी वेल प्लेट को। ठीक है, अब हमने सीरम लिया। अब सीरम में देखो, अगर वो पेशेंट जो भी है या नॉर्मल पर्सन है या डायबिटिक पर्सन है, ठीक है, तो उसकी बॉडी में अगर इंसुलिन होगा तभी उसकी अगेन क्या होगी, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा, है ना। अब उस सीरम में अगर सपोज करो कि वो मतलब हमारे पास नॉर्मल पर्सन है तो उसके अंदर क्या होगी, एंटीबॉडी होगी, है ना। इंसुलिन की अगेन एंटीबॉडी होगी। तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी, जब हम उसमें माइक्रोडेटर प्लेट में हम सीरम को लोड करेंगे तो वो उसमें से जो एंटीबॉडी होगी वो क्या करेगी, उस एंटीजन से क्या करेगी, इंटरेक्शन करेगी, है ना, इंटरेक्शन करेगी। और यहाँ पर डायरेक्ट एलाइजा में क्या होगा कि प्राइमरी एंटीबॉडी ही एंजाइम लिंक्ड होती है। ठीक है, वो एंजाइम लिंक्ड होगी तो एंजाइम लिंक्ड होगी तो वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा तो हमें पता चल जाएगा अगर प्रोडक्ट बन रहा है तो इसका मतलब हमारे पास एंटीजन है, एंटीजन की डिटेक्शन। ठीक है, इसी बिल्कुल सेम ऐसे ही हम वायरस को भी डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा HIV वायरस है, कोई एलर्जन है या फिर कोई भी ठीक है, कोई भी मतलब हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस बी है या कोई भी है, तो उसको हमें डिटेक्ट करना हो तो उसको भी हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में उस वायरस के अगेन एंटीबॉडी बन रही है, उस वायरस के अगेन अगर एंटीबॉडी बन रही है तो वो हमारे पास क्या होगी, वो एंटीबॉडी माइक्रोडेटा प्लेट में जो एंटीजन होगा उसके साथ क्या करेगी, इंटरेक्शन करेगी। तो मतलब हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कि हमारी सीरम के अंदर मतलब हमारी बॉडी में क्या है, ये एंटीजन, मतलब वो एंटीजन है। तो ये एंटीजन देखिए, तो क्योंकि अगर एंटीबॉडी सीरम में अगर एंटीबॉडी है तभी मतलब वो एंटीजन के साथ इंटरेक्शन की है। ठीक है, इंटरेक्शन हुआ है उन दोनों के बीच में, तो हमें पता चलेगा कि एंटीबॉडी हमारी बॉडी में उस पैथोजन के अगेन बन रही है। इसका मतलब हमारी बॉडी में वो पैथोजन प्रेजेंट है ना। तो ये हम एंटीजन डिटेक्शन करने के लिए हार्मोन लेवल काउंट को उसको भी देखने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एलाइजा करते हैं। बहुत सिंपलेस्ट टाइप का एलाइजा, वही सबसे पहले हम एंटीजन जो होता है उसको माइक्रोडेटा प्लेट पे हम क्या करते हैं, कोट करते हैं। फिर उसके बाद हम एडाइशन होने के लिए थोड़ी देर के लिए हम इसको इनक्यूबेट कर देते हैं ताकि एंटीजन का भी उस पॉलीस्टाइरीन प्लेट के साथ क्या हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए। ठीक है, उसके बाद हम ब्लॉकिंग बफर का यूज़ करते हैं, वही अनवांटेड जो भी जहाँ पे एंटीजन ने इंटरेक्शन नहीं किया वहाँ पे उसको ब्लॉक करने के लिए सर्फेस को, तो हम ब्लॉकिंग बफर यूज़ करते हैं। मेनली हमने कहा था बोवाइन सीरम में या फिर हम कैशी मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हम वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग के लिए हम क्या करते हैं
कि जो भी अनबाउंड एंटीजन है उसको हमें वॉश करने के लिए हम वॉशिंग बफर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड करते हैं। प्राइमरी एंटीबॉडी अपनी स्पेसिफिक एंटीजन से क्या करेगी, मतलब कि जो भी एंटीबॉडी होगी उसका FAB रीजन जो होता है वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, मतलब एंटीजन के लिए उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगी। यहाँ पे प्राइमरी एंटीबॉडी क्या होगी, एंजाइम लिंक्ड होगी। वॉशिंग का यूज़ करेंगे, वॉशिंग में क्या करेंगे, जो भी हमारी अनबाउंड एंटीबॉडी होगी वो हमारे पास, उसको वॉश करने के लिए हम वॉशिंग बफर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे। सबस्ट्रेट अब एंजाइम अगर एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन होगी तभी क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट होगा वो प्रोडक्ट में क्या होगा, चेंज होगा। उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, एब्जॉर्बेंस होगा, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी होगी, उसको हम क्या करेंगे, मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिखा रहेगा कि जो वायरस है, मतलब एंटीजन है, उसको हमने क्या करा, कोट करा माइक्रोरेटर प्लेट पे, और मतलब पॉलीस्टाइरीन वेल प्लेट पे हमने इसको क्या करते हैं, कोटेड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने वही वॉशिंग बफर यूज़ किया, ब्लॉकिंग बफर यूज़ किया। देन उसके बाद हमने क्या करा, सीरम को ऐड किया। सीरम क्या होता है कि बस ब्लड को, जो ब्लड होता है विदाउट, अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर बोलते हैं, अगर ब्लड में से हम क्लॉटिंग फैक्टर मतलब रिमूव कर देंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा सीरम। अब सीरम हमें किसी भी पेशेंट है उसका हमें सीरम लिया, ठीक है, हमें डिटेक्ट करना है कि एंटीजन के अगेन, उस वायरस के अगेन एंटीबॉडी बन रही है या नहीं बन रही है, उसको डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमने सीरम लिया, अगर उसके अंदर एंटीबॉडी बन रही है तो वो क्या करेगी, अपने एंटीजन से क्या करेगी, स्पेसिफिक जो भी एंटीजन के एपिटॉप्स है उसे क्या करेगी, बाइंड करेगी, इंटरेक्शन होगी। और यहाँ प्राइमरी एंटीबॉडी क्या होती है, डायरेक्ट लाइजा में एंजाइम लिंक्ड होती है, और वो एंजाइम लिंक्ड होगी। ठीक है, और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा तो हमारा क्या होगा, सबस्ट्रेट क्या होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास उस पेशेंट के अंदर एंटीजन है, मतलब उस वायरस का, मतलब वो वायरस प्रेजेंट है, जो जिस वायरस के हम डिटेक्शन करना चाह रहे हैं तो वो वायरस उसकी बॉडी में प्रेजेंट है। SARS-CoV का है, HIV वायरस है, कोई भी वायरस है तो हमें देखना चाह रहे हैं तो वो इसका मतलब उसकी बॉडी में वायरस है। ठीक है, तो एडवांटेज इसके ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ही एंटीबॉडी का यूज़ कर रहे हैं, बहुत सिंपल होगी। ठीक है, और यहाँ पर सबसे अच्छी एडवांटेज इसकी है कि यहाँ पे क्रॉस रिएक्टिविटी वगैरह भी नहीं देखी जाती, क्योंकि क्रॉस रिएक्टिविटी कई बार क्या होता है कि जब हम दो एंटीबॉडी यूज़ करते हैं तो आपस में वो एंटीबॉडी एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करने के बजाय एंटीबॉडी आपस में, दोनों एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट कर लेती है, तो यहाँ पे क्रॉस रिएक्टिविटी भी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे एक ही एंटीबॉडी, एक ही टाइप के एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस रिएक्टिविटी होने के भी चांसेस कम होते हैं। डिसएडवांटेज इसकी एक ये रहती है, क्योंकि जो यहाँ पर एंटीजन को जो हम कोट करते हैं ऑन द माइक्रोरेटर वेल प्लेट पे हम कोट करते हैं, तो उसकी जो इंटरेक्शन, उसको जो हम इंटरेक्ट करते हैं, मतलब उससे हम कोट करते हैं वेल प्लेट पे, तो वो स्पेसिफिक नहीं होता है, वो कहीं पे भी जाके मतलब एंटीजन लग जाता है। अब जहाँ कहीं पे भी एंटीजन लग गया तो क्या होगा, एंटीबॉडी और एंटीजन की इंटरेक्शन नहीं हो पाएगी। अगर इंटरेक्शन होगी तो वो भी मतलब कि इनएक्यूरेट होगी, गलत जगह पे होगी, तो हमें रिजल्ट जो होंगे फॉल्टी मिल सकता है, रिजल्ट हमें हो सकता है ना भी। देन हम देखते हैं सेकंड टाइप का इनडायरेक्ट एलाइजा। ठीक है, ये जो इनडायरेक्ट एलाइजा होता है वो स्पेशली हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये 2 स्टेप का एलाइजा होता है। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो एंटीजन और प्राइमरी जो हमारी एंटीबॉडी होती है, जो अननोन एंटीबॉडी होती है, उसकी इंटरेक्शन देखते हैं। देन फिर डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। चलो देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी ये पॉलीस्टाइरीन जो वेल प्लेट्स होती है उसको हम क्या करते हैं, नॉन एंटीजन, जैसे मान लो हमें इंसुलिन को डिटेक्ट करना है या कोई HIV वायरस है उसको हमें, मतलब एंटीजन को हमें मतलब कि मान लो कि हमारे पास कोई भी HIV वायरस है या फिर कोई भी इंसुलिन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो नॉन होगा, मतलब यहाँ पे इंसुलिन को हमें डिटेक्ट करना है या फिर हमें क्या करना है, कोई भी HIV वायरस है उसके अगेन हमें देखना है कि एंटीबॉडी बन रही है या नहीं बन रही है। कोई वायरस है उसके अगेन हमें देखना है कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है या नहीं बन रही है, तो उसको डिटेक्ट करना है। तो हम उसको एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, तो सपोज करो, मान लो कि मेरे पास HIV वायरस का एंटीजन है। ठीक है, तो मैंने उसको क्या कर दिया, वेल प्लेट पे कोट कर दिया एंटीजन को। ठीक है, मतलब HIV वायरस एंटीजन को कोट कर दिया, नोन है, पता में। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, प्राइमरी एंटीबॉडी, मतलब हमने क्या करा, उसके बाद वही वॉशिंग किया, ब्लॉकिंग बफर सेम रहेगा सब में। ये वॉशिंग और ब्लॉकिंग बफर तो हमें यूज़ करना नहीं, तो अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, जो भी, क्योंकि अनबाउंड जो भी एंटीजन एंटीबॉडी है उसको वॉश करने के लिए वॉशिंग बफर हम यूज़ करते हैं हर स्टेप के बाद। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी मतलब कहने का मतलब हम सीरम डालते हैं। ठीक है, उस माइक्रोरेटर वेल प्लेट में हम क्या करेंगे, सीरम डालेंगे। अब उस सीरम में देखो, अगर मेरी बॉडी में मैं इन्फेक्टेड होगी, अगर मेरी बॉडी इन्फेक्टेड होगी उस वायरस से, तो मेरी बॉडी उसके अगेन एंटीबॉडी मतलब कि एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है ना, अगर मेरी बॉडी में इन्फेक्टेड होंगी, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, उस वायरस के अगेन क्या होगा, उस एंटीजन के अगेन मेरी बॉडी क्या करेगी, क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है, अब जो भी एंटीजन होगा, ठीक है, जो नॉन एंटीजन मैंने HIV वायरस का लिया है, ठीक है, तो अब वो सीरम में एंटीबॉडी होगी, प्राइमरी एंटीबॉडी होगी, तो हमारे पास क्या होगा कि वो एंटीबॉडी क्या करेगी, उस एंटीजन से क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। ठीक है, अब इन दोनों की इंटरेक्शन देखने के लिए, प्राइमरी एंटीबॉडी की एंटीजन के साथ इंटरेक्शन देखने के लिए क्या होगा, अब सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, सेकेंडरी एंटीबॉडी का जो हमारा FAB रीजन होता है वो प्राइमरी एंटीबॉडी के FC रीजन के साथ क्या होगा,
स्पेसिफिक होगा, है ना। एफएबी एफसी रीजन तो पता होगा एंटीबॉडी के कौन से होते हैं, एफसी मतलब कांस्टेंट रीजन, एफएबी मतलब वेरिएबल रीजन होता है एंटीबॉडी का, ठीक है। तो क्या करेगी सेकंड एंटीबॉडी, क्या करेगी प्राइमरी जो एंटीबॉडी होगी उसके साथ क्या करेगी इंटरेक्ट करेगी, ठीक है। उसके साथ उसके एफसी रीजन के साथ स्पेसिफिक होगी, उसके साथ इंटरेक्शन करेगी। और सेकंड एंटीबॉडी क्या होगी एंजाइम लिंक्ड होगी, ठीक है। अब प्राइमरी एंटीबॉडी में के साथ एंटीजन की अगर इंटरेक्शन होगी तभी हमारे पास क्या होगा कि सेकंड, क्योंकि सेकंड एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, वो प्राइमरी एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक है। इसका मतलब जब प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड करेगी एंटीजन के साथ तभी सेकंड एंटीबॉडी वापस बाइंड करेगी। अब सेकंड एंटीबॉडी जब बाइंड करेगी तभी मतलब वापस क्या होगा एंजाइम सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनवाएगा, ठीक है। प्रोडक्ट बनेगा, उसके बाद हम देख सकते हैं कि जितना ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, जितना ज़्यादा हमें अब्जॉर्बेंस हमें देखने को मिलेगी, हम पता कह सकते हैं कि हमारे पास हमारी बॉडी में उस एंटीजन के अगेन क्या हो रहा है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है ना। अगर हमारे पास सीरम में सपोज करो कि हम अगर सीरम में एंटीबॉडी बन ही नहीं रही है, ठीक है, हम इन्फेक्टेड हैं और हमारे सीरम में एंटीबॉडी बन ही नहीं रही है, तो वो एंटीजन के साथ प्राइमरी एंटीबॉडी का कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, तो एंटीबॉडी बाइंड क्या करेगी, होगी नहीं, तो एंटीजन के साथ कोई बाइंड नहीं करेगी। अब सेकंड एंटीबॉडी तुम दोगे, क्योंकि सेकंड एंटीबॉडी हमारी नॉन होगी, वो हम डिटेक्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं ना। अब सेकंड एंटीबॉडी तुम दोगे, ठीक है, सेकंड एंटीबॉडी जब हम देंगे इस माइक्रोटेट्रावेल प्लेट में हम जब देंगे वेल में, तो सेकंड एंटीबॉडी तो प्राइमरी एंटीबॉडी के लिए स्पेसिफिक होती है ना, तो वो तो मतलब हमारे पास क्या है एंटीजन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब इसको प्राइमरी एंटीबॉडी नहीं मिली तो वो बाइंड नहीं कर पाई, तो इससे क्या होगा कि एंजाइम जो होगा वो सबसेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और कन्वर्ट नहीं होगा तो जिसकी वजह से मतलब हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, मतलब हमें तो मतलब कहने का मतलब हमें कोई अब्जॉर्बेंस नहीं देखने को मिलेगी, कोई कलर प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कि हमारी जो सीरम है उसमें उस एंटीजन के अगेन कोई एंटीबॉडी नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये जो टेक्निक है, मतलब ये जो एलाइजा है, इंडायरेक्ट एलाइजा है, वो हमारे पास एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन के कोई भी वायरस है या ऑटोइम्यून डिसीज़ है, ऑटो डिसऑर्डर्स होते हैं, कई बार क्या होता है हमारी जो हमारी बॉडी में क्या होता है एंटीबॉडी जो होती है हमारे खुद के सेल्फ एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देती है, तो उसके अगेन भी हम क्या करते हैं एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम इनडायरेक्ट एलाइजा का यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट एलाइजा की डिसएडवांटेज भी है कि यहाँ पर देखो, क्योंकि हम यहाँ पर दो एंटीबॉडी का यूज़ कर रहे हैं, तो क्योंकि इसीलिए यहाँ पर क्रॉस रिएक्टिविटी भी देखी जा सकती है दो क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्राइमरी और सेकंड एंटीबॉडी आपस में ही इंटरेक्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो एंटीजन से इंटरेक्ट करने के बजाय प्राइमरी एंटीबॉडी, ठीक है, प्राइमरी एंटीबॉडी अगर सीरम में होगी, कई बार क्या होता है कि होगी भी, लेकिन कई बार एंटीजन से बाइंड नहीं कर पाती और ये प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडी आपस में इंटरेक्ट कर जाती है, तो यहाँ पे क्रॉस रिएक्टिविटी भी देखी जा सकती है। देन हम पढ़ते हैं सैंडविच एलाइजा, थर्ड टाइप्स का एलाइजा हम पढ़ते हैं, दैट इज सैंडविच एलाइजा। अब सैंडविच एलाइजा में क्या करते हैं हम दो टाइप की एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, एक होता है कैप्चर्ड एंटीबॉडी जो कि एंटीजन को कैप्चर करती है, और एक होती है डिटेक्शन एंटीबॉडी जो कि एंजाइम लिंक्ड होती है, ठीक है। और यहाँ पर जो सैंडविच एलाइजा होता है इसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को ही हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सैंडविच एलाइजा के अंदर हमारे पास क्या होता है ना, जो क्योंकि यहाँ पर दो तरह की एंटीबॉडी यूज़ करते हैं और दोनों एंटीबॉडी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है एक ही टाइप की एंटीजन, क्योंकि यहाँ पे मेनली हम इस एलाइजा का यूज़ करते हैं एंटीजन डिटेक्ट करने के लिए, और दोनों एंटीबॉडी जो होती है वो स्पेसिफिक होती है एक सेम एंटीजन के लिए। तो इसलिए यहाँ पर जो ये जो मतलब सैंडविच एलाइजा है इसमें जो एंटीजन होगा ना वो उसके पास क्या होने चाहिए मल्टीपल एपिटोप्स होने चाहिए, मतलब कि देखो एक एपिटोप तो होगा मतलब कि कैप्चर एंटीबॉडी से बाइंड करने के लिए, और एक एपिटोप होगा जो मतलब हमारे पास होगा जो किसके लिए स्पेसिफिक होगा डिटेक्शन एंटीबॉडी के लिए होगा, ठीक है। तो एटलीस्ट दो एपिटोप तो होने ही होने चाहिए, मतलब कि एंटीजन के पास, अदरवाइज या तो कैप्चर एंटीबॉडी बाइंड करेगी या फिर नहीं तो डिटेक्शन एंटीबॉडी बाइंड करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंटीबॉडी होगी वो हमारी मोनोक्लोनल भी हो सकती है, पॉलीक्लोनल भी हो सकती है। मोनोक्लोनल मतलब कि जो एंटीबॉडी जिसके पास सिर्फ एक ही टाइप के एंटीजन से बाइंड करती हो, जो कि एक ही टाइप के एंटीजन के लिए स्पेसिफिक हो, और पॉलीक्लोनल मतलब मल्टीपल टाइप के एंटीजन के साथ मतलब उसके पास मल्टीपल टाइप की बाइंडिंग साइट होगी एंटीबॉडी के साथ, मल्टीपल टाइप के एंटीजन से क्या कर सकते हो बाइंड कर सकते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए हमारे पास इम्यूनोलॉजी है, इम्यूनोलॉजी में और एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीजन का स्ट्रक्चर, एंटीजन की इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में, ये टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़, ये सब हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ ये पढ़ते हैं इस टेक्निक के थ्रू कि किस तरह से हमारी बॉडी में हम इम्यून रिस्पॉन्स को हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। सैंडविच एलाइजा में क्या होता है सैंडविच की तरह होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा पहले एंटीबॉडी होगी, बीच में एंटीजन होगा, फिर उसके ऊपर क्या होगा एंटीबॉडी होगी। जैसे सैंडविच होता है ना बिल्कुल सेम वैसा ही इसका भी मतलब आर्किटेक्चर होगा कि जैसे मतलब कि बीच में एंटीजन होगा और दोनों तरफ क्या होगी एंटीबॉडी होगी। तो इसमें क्या करते हैं ना, सबसे पहले हमारे पास नॉन होती है, जो हमारी कैप्चर एंटीबॉडी होती है वो नॉन होती है, उसको हम क्या करते हैं माइक्रोटेट्रा प्लेट पे कोट करते हैं, ठीक है। वेल्स में इसको कोट कर दिया, उसके बाद मतलब हमारे पास क्या होता है कि जो ये कैप्चर एंटीबॉडी होती है, अब उसके बाद हम कैप्चर एंटीबॉडी जो कैप्चर करते हैं इसको एंटीजन को, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीरम देंगे। अब सीरम में अगर हमारे पास मान लो कोई भी हम वही है कि हम अगर हम कोई भी वायरस है कोई पैथोजन है उसको हमें डिटेक्ट करना है, हमें देखना है कि एंटीजन है या नहीं है सीरम में, है ना। तो क्या करते हैं कि जो भी एंटीजन होगा
अगर सीरम में एंटीजन होगा तो वो एंटीजन क्या करेगा, इस की कैप्चर एंटीबॉडी क्या करेगी, उसको एंटीजन को क्या कर लेगी, कैप्चर कर लेगी। अब इसको देखने के लिए मतलब कि एंटीजन एंटीबॉडी के इंटरेक्शन को हम डिटेक्शन एंटीबॉडी यूज़ करते हैं। अभी डिटेक्शन एंटीबॉडी क्या होगी, एंजाइम लिंक्ड होगी, या फिर डिटेक्शन एंटीबॉडी जरूर नहीं कि डिटेक्शन एंटीबॉडी ही एंजाइम लिंक्ड हो, हम सेकेंडरी एंटीबॉडी का भी यूज़ कर सकते हैं जो कि एंजाइम लिंक्ड होगी। अब इनके बीच में इंटरेक्शन होगी तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि हम जो एंजाइम होगा बस सबसेट से प्रोडक्ट बनाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनने के बाद बस हम उसकी एब्जॉर्बेंस देख लेंगे हम, ठीक है, 450 नैनोमीटर के ऊपर। देन हम देखते हैं फर्स्ट टाइप का, लास्ट टाइप है, दैट इज़ कम्पिटिटिव एलाइजा। अभी कम्पिटिटिव एलाइजा में ना हम क्या करते हैं ना, एंटीजन को भी या फिर एंटीबॉडी को भी, ठीक है, दोनों को डिटेक्ट कर सकते हैं। मेनली स्पेशली यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कम्पिटिटिव एलाइजा बिल्कुल सेम जैसे हम एक और टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे RIA, मतलब कि रेडियो इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे बिल्कुल सेम कम्पिटिटिव एलाइजा उसके जैसा होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो देखेंगे हम। देखो पहले हम कम्पिटिटिव एलाइजा समझते हैं, क्योंकि कम्पिटिटिव एलाइजा अगर समझ में आ गया तो RIA भी बिल्कुल आसान है। तो कम्पिटिटिव एलाइजा में हम क्या करते हैं, देखो हम दो स्पेसिफिक एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं अभी आप, ठीक है, 2 स्पेसिफिक। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम मेनली हम करते हैं एंटीजन डिटेक्शन के लिए ही है, ठीक है। यहाँ पे 2 स्पेसिफिक एंटीबॉडी यूज़ करते हैं और दोनों एंटीबॉडी जो होती है वो बाइंड करती है एक ही टाइप की एंटीजन से बाइंड करती है, ठीक है। दोनों स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो होती है वो एक ही टाइप की एंटीजन से बाइंड करती है। इसमें हम 2 एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। एक होती है जो कि हमारी एंजाइम लिंक्ड होती है, जिसको हम बोलते हैं नॉन, जो हम खुद बना या तो हम खुद परचेज करके, हमें पता होगा मतलब कौन सी वो एंटीबॉडी है, ठीक है, हमारी खुद की द्वारा बनाई हो सकती है या फिर हम कोई परचेज करके लेके आए हैं। और दूसरी जो एंटीबॉडी होगी वो हमारी कैसी होगी, टेस्ट में होगी, मतलब वो हमारे सैंपल में होगी, जिसको हमें टेस्ट करना है, जिसको हमें डिटेक्ट करना है, ठीक है। वो हमारे पास किसी भी एंजाइम से लिंक्ड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह की एंटीबॉडी यूज़ करेंगे, एक होगी जो कि एंजाइम लिंक्ड होगी, जो कि हमारी नॉन होगी, ठीक है। एक होगी जो हमारी जिसको हमें टेस्ट करना है, जो कि अननोन होगी, जो विदाउट एंजाइम लिंक्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये दोनों एंटीबॉडी एक ही सेम एंटीजन के लिए क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि जब हमारे पास क्या होगा कि एंटीजन होगा, सबसे पहले एंटीजन से हमने जो भी पॉलीस्टाइरीन प्लेट है उसको हमने कोट कर दिया एंटीजन के साथ। एंटीजन मेरा नोन है, सपोज करो मैं यहाँ पे इंसुलिन को डिटेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, इंसुलिन को डिटेक्ट कर रही हूँ, इंसुलिन का लेवल, इंसुलिन की कंसंट्रेशन मेरी बॉडी में, ठीक है। कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसे मुझे इंसुलिन की कंसंट्रेशन देखनी है कि कितनी % इंसुलिन इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमें देखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंटीजन को मैंने कोट कर दिया इस पे पॉलीस्टाइरीन प्लेट पे, एंटीजन को, मेरा नॉन है एंटीजन, क्योंकि मैं यहाँ इंसुलिन को डिटेक्ट कर रही हूँ तो मेरा नॉन होगा एंटीजन, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने क्या करा, प्राइमरी एंटीबॉडी, मतलब यहाँ पे जो एंटीबॉडी जो कि मेरी नॉन एंटीबॉडी जो मुझे पता है इंसुलिन के लिए है, अब इंसुलिन के अगेन ही एंटीबॉडी मुझे पता है नॉन है, तो वो क्या करेगी, इंसुलिन से जाके बाइंड करेगी, है ना, एंजाइम लिंक्ड होगी, वही हमारी एंटीबॉडी है जो कि एंजाइम लिंक्ड है, नॉन एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंड करेगी, तो मुझे 100% रिजल्ट मिलेगा। 100% मतलब मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे इंसुलिन इसके अंदर इस ऑर्गेनिज्म में मतलब इंसुलिन प्रेजेंट है, ठीक है। मेरे पास कोई पेशेंट है, मुझे उसके अंदर मुझे क्या करना है, टेस्ट करना है कि कितने % उसके अंदर इंसुलिन प्रेजेंट है भी या नहीं है, ठीक है। हमें उसको डिटेक्ट करना है, किसी पेशेंट में मुझे देखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी कि जो हमारे पास जो एंटीबॉडी जो हमारी नॉन एंटीबॉडी है ना, इसकी जो एफिनिटी है ना, वो मतलब अननोन एंटीबॉडी जो मुझे टेस्ट में जो मुझे एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना है, टेस्ट जो मेरी सैंपल में मतलब कि जिस एंटीबॉडी को मुझे डिटेक्ट करना है, उस एंटीबॉडी के कंपेयर में जो मेरी नॉन एंटीबॉडी है उसकी एफिनिटी मैं क्या कर देती हूँ, कम कर देती हूँ, एंटीजन के लिए उसकी एफिनिटी मैं कम कर देती हूँ। ताकि ऐसा इसीलिए हो, ताकि जब मैं सीरम डालूंगी, जब मैं सीरम को लोड करूँगी, उसमें जो मेरी अगर कोई पेशेंट है या पेशेंट नहीं भी है तो मुझे डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो जो उसकी एंटीबॉडी होगी, ताकि वो मेरी जो मेरी एंटीजन है, क्योंकि पर जो दोनों एंटीबॉडी है ना, वो एंटीजन से जो कंपटीशन कर रही है ना, वो एक ही स्पेसिफिक साइट के लिए कर रही है। जबकि हमने सैंडविच में देखा था कि वहाँ पे एंटीजन जो है वो मल्टीपल एपिटोप्स का है, तो दोनों अलग अलग जगह पे बाइंड कर रही थी एंटीबॉडी, तो वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन की एक स्पेसिफिक जगह पे ही मतलब दोनों एंटीबॉडी उसी के लिए क्या कर रही है, कंपटीशन कर रही है, ठीक है। अब जब मेरी नॉन एंटीबॉडी एंटीजन से बाइंडेड है, ठीक है, तो ये तब तक नहीं हटेगी ना जब तक इसकी एफिनिटी अननोन वाली से कम ना हो, ठीक है। तो क्योंकि जो मैंने बनाई एंटीबॉडी जो नॉन है, ठीक है, मैं उसकी एफिनिटी बनाते समय क्या कर दूँगी, उसकी एफिनिटी थोड़ी कम रखेंगे हम, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई भी सैंपल इसमें डालूँ और सैंपल में एंटीबॉडी को मुझे डिटेक्ट करना हो, तो सैंपल में जो अगर एंटीबॉडी होगी तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी, इस लेबल्ड एंटीबॉडी को मतलब इस नॉन एंटीबॉडी को, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी और उसकी जगह क्या करेगी, खुद लग जाएगी, है ना। और जिसकी वजह से मुझे जो पहले 100% मुझे जो रिजल्ट मिल रहा था, क्योंकि वो एंजाइम लिंक्ड थी, तो मुझे क्या हो रहा था, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा था। अब जो मेरी
टेस्ट में सैंपल में सीरम में जो मतलब मेरी एंटीबॉडी होगी वो विदाउट एंजाइम लिंक्ड है, उसने अब जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है उसको उसने डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह खुद लग गई, जिसकी वजह से मुझे 100% रिजल्ट नहीं मिला, हो सकता है 75% मिले, 50% मिले, 25% मिले। इस तरह से मैं इंसुलिन की कंसंट्रेशन को किसी भी पेशेंट में क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ये फिगर में क्या है देखो, पहले मेरा नॉन एंटीजन है और नॉन ही मतलब मेरी क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, नॉन ही एंटीजन है, नॉन ही मतलब मेरी क्या होगी, एंटीबॉडी होगी, और जो कि मेरी क्या होगी देखो, मैंने क्या करा, एंटीजन एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनाया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैंने जो भी सेकंड एंटीबॉडी जो कि मेरी एंजाइम लिंक्ड होगी उस जो मेरी ठीक है उसके साथ मैंने उसको बाइंड कर, मतलब उसके साथ जो मेरी सेकंड एंटीबॉडी होगी उसका जो एफबी रीजन होगा वो प्राइमरी एंटीबॉडी के एफसी रीजन के साथ स्पेसिफिक होगा। ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि एंटीजन एंटीबॉडी की इंटरेक्शन होगी और सेकंड एंटीबॉडी जो एंजाइम लिंक्ड है वो एंजाइम क्या करेगा, सब्सट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा और मुझे क्या होगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये किसके केस में था, जब मेरे पास मेरा नॉन एंटीजन था, मतलब नॉन एंटीजन था और नॉन ही क्या थी, एंटीबॉडी थी। ठीक है, अब हम इसमें अभी हम सीरम डालेंगे, मतलब सीरम में मुझे टेस्ट करना है कि एंटीबॉडी बन रही है या नहीं बन रही है, मतलब एंटीबॉडी है इंसुलिन के अगेन, एंटीबॉडी का कितना काउंट है, एंटीबॉडी ठीक है, उसको उसी कंसंट्रेशन उसको डिटेक्ट करने के लिए हम सीरम को यहाँ पे लोड करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, देखो मैंने ऊपर मेंशन किया है कि जो नॉन एंटीबॉडी है उसको मैंने कलर दिखाया और जो अननोन है वो विदाउट कलर है। ठीक है, अब देखो जैसे कि हमारे पास क्या होगा कि सबसे पहले जो एंटीजन है, ठीक है, अब नॉन एंटीजन है और नॉन ही मेरे पास क्या है, एंटीबॉडी है। ठीक है, नॉन एंटीजन और नॉन एंटीबॉडी है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और 100% मुझे रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, बट जब हम इसमें क्या करेंगे, सीरम को ऐड करेंगे ना, तो सीरम के अंदर क्या होगा, हमें अपनी जो एंटीबॉडी है उसको हमें टेस्ट करना, उसको हमें मतलब डिटेक्ट करना है ना, तो वो हमारी कैसी होगी, अननोन होगी, मतलब विदाउट एंजाइम लिंक्ड होगी। ठीक है, और हम ये सपोज करके चलते हैं कि उसकी एफिनिटी जो होगी वो जो लेबल्ड वाली है, मतलब कि नॉन वाली है, जो एंजाइम लिंक्ड है उससे क्या होगी, उसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी, है ना, तो तभी तो वो क्या करेगी, जो विदाउट एंजाइम लिंक्ड अननोन है वो क्या करेगी, नॉन वाली को डिस्प्लेस करेगी और उसको उसकी जगह खुद लगेगी। ठीक है, और अब एंटीजन एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन होगी, है ना, अब एंजाइम लिंक तो है नहीं एंटीबॉडी, है ना, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, कि जो सबस्ट्रेट होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कम होगा, मतलब कि यहाँ पे एंजाइम ही नहीं लिंक्ड है, तो एंजाइम ही नहीं होगा तो मतलब कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, प्रेगनेंस कम देखने को मिलेगी। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि अब कलर अगर आ रहा है, कलर प्रेजेंट है, मतलब कि कलर प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं है ना, कलर प्रेजेंट है मतलब कि जो सीरम है उसमें कोई एंटीबॉडी नहीं है, क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है तभी तो उसने मतलब क्या है कि जो हमारी नॉन एंटीबॉडी उसको डिस्प्लेस नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे पास एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, तो जितना ज़्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा उतना ज़्यादा हमें कलर देखने को मिलेगा। कलर एब्सेंट है, इसका मतलब नॉन एंटीबॉडी ने नॉन एंटीबॉडी को डिस्प्लेस कर दिया है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या कलर की एब्सेंस हुई है एंटीबॉडी का। इसका मतलब सीरम के अंदर जो हम टेस्ट कर रहे थे एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव को। एंटीबॉडी प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है कि पॉजिटिव टेस्ट, एंटीबॉडी नहीं है इसका मतलब नेगेटिव टेस्ट है। मतलब एंटीबॉडी टेस्ट के अंदर जो हम डिटेक्ट कर रहे थे एंटीबॉडी, जैसे मान लो इंसुलिन की एंटीबॉडी हम देखना चाहते थे डायबिटिक पेशेंट में, वो नहीं है। ठीक है, तो पॉजिटिव टेस्ट मतलब एंटीबॉडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कम्पिटिटिव बाइंडिंग हो रही है यहाँ पर बिटवीन द सैंपल और किसके बीच में, एडिड एंटीजन, हमने एंटीजन को ऐड किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा इन दी सिमिलर वे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर सैंपल में, मतलब जो हम जिस सैंपल का हमें टेस्ट करना है उसमें अननोन एंटीजन नहीं है, ठीक है, उसमें अननोन एंटीजन, हम देखो ये क्योंकि मैंने बोला था कि जो ये टेस्ट परफॉर्म करे कंप्यूटर एलाइजा है, वो हम एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, एंटीबॉडी को भी, मतलब दोनों की हम कंसनट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम कंप्यूटेटिव एलाइजा करते हैं। सिमिलरली हम एंटीजन को भी, एंटीजन की कंसनट्रेशन को डिटेक्ट करने के लिए हम कर सकते हैं। मान लो कोई भी HIV वायरस है या फिर कोई एड्स है या फिर कोई एलर्जन है, ठीक है, तो उसका एंटीजन है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम कंपेरेटिव एलाइजा कर सकते हैं, है ना। अब जो भी जिस सैंपल को हमें टेस्ट करना है उसमें अगर हमारे पास कोई अब इसमें वो ये जो सैंपल में जो मतलब हमें जिस सैंपल में टेस्ट करना एंटीजन, वो एंटीजन कैसे होगा, अननोन होगा, है ना, और जो हमारा नॉन एंटीजन होगा वो हमारा कैसा होगा, एंजाइम लिंक्ड होगा। ठीक है, अगर टेस्टेड सैंपल में जो मतलब हमारे पास क्या होगा कि अगर एंटीजन है नहीं है, मतलब अननोन अगर नो है या फिर लेस है, तो वही है कि हमारे पास अब्जॉर्बेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या नॉन बाइंड कर चुके हैं एंटीजन के साथ, एंटीबॉडी के साथ, है ना, अब एंटीबॉडी के साथ बाइंड करके। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास क्या है कि सैंपल में अगर ज़्यादा है नॉन एंटीजन ज़्यादा है सैंपल में, मतलब हाई है उसकी कंसनट्रेशन, तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा कि अब्जॉर्बेंस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी।
ठीक है। तो मोर और हाई जो कंसंट्रेशन होगी अननोन एंटीजन की, और मतलब कि अगर ज़्यादा होगी मतलब कि वही हाई कंसंट्रेशन होगी तो एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कम कंसंट्रेशन है तो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो मोर कंसंट्रेशन मतलब कि यहाँ पर जो अननोन एंटीजन है उन्होंने क्या कर दिया, नॉन एंटीजन को डिस्प्लेस कर दिया एंटीबॉडी से, मतलब ठीक है। और जिसकी वजह से मतलब वापस यहाँ पर जो एंटीजन एंटीबॉडी का जो इंटरेक्शन होगा वो अननोन का एंटीबॉडी के साथ हो जाएगा, अननोन एंटीजन का, जिसकी वजह से एब्जॉर्बेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम रेशियो भी ले सकते हैं। अगर नॉन का अननोन एंटीजन से रेशियो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब अगर नॉन का रेशियो, नॉन बाय अननोन रेशियो अगर ज़्यादा है, इसका मतलब नॉन ज़्यादा है ना, तो इसका मतलब एब्जॉर्बेंस हाई है। अगर अननोन ज़्यादा है ना, अगर नॉन बाय अननोन का रेशियो अगर हमारे पास कम आ रहा है, इसका मतलब नॉन हमारा कम है, अननोन मतलब हमारा ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमारे पास होगा एब्जॉर्बेंस कम होगी, क्योंकि अननोन क्या करेगा, नॉन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि हम ये सपोज करके चल रहे हैं अननोन की एफिनिटी नॉन से ज़्यादा है। देन अब हम देखते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है इसकी, मतलब हमारे पास कि रीजेंट इसके मतलब चीप होते हैं और उनकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ होती है, ठीक है। एलाइजा का यूज़ हम बहुत सारे एलर्जेंस इन्फेक्शंस को डिटेक्ट करने के यूज़ कर सकते हैं, सीरम प्रोटीन्स को डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वायरस है ना, उसको डिटेक्ट करने के लिए, हार्मोन लेवल को, हार्मोन की कंसनट्रेशन को, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर साथ में ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, एलाइजा स्पेसिफिक होता है और सेंसिटिव भी होता है, बट एलाइजा के कंपेयर में जो RIA है वो ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव होता है, ठीक है। तो और प्रोसीजर भी कैसे होते हैं, क्विक होते हैं, और साथ में ये जो इसके लिए जो रीजेंट्स हम यूज़ करते हैं, इसके लिए जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है, जो भी हम मटेरियल्स यूज़ करते हैं, वो हमारे पास कैसे होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं और वाइडली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और इसकी डिसएडवांटेज, तो इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो भी हम एंजाइम यूज़ करते हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं बाय द प्लाज्मा कंस्टिट्यूएंट। सेकंड क्या है कि जो भी इसके लिए जो भी हमें मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं बट चीप नहीं होते हैं, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि जो हम एलाइसिस जब टेक्निक परफॉर्म करते हैं, किसी भी टेस्ट में सैंपल में हम एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो उनका कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, मेजर कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और क्या है कि जो हर स्टेप के बाद में वॉशिंग बफर, ब्लॉकिंग बफर की रिक्वायरमेंट होती है, अदरवाइज हमारे पास इनएक्यूरेट रिजल्ट होने की भी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि हर एंटीजन और हर एंटीबॉडी, मतलब हर एंटीबॉडी जो होते हैं वो अपने ही एंटीजन के साथ बाइंड करती है। एंटीजन एंटीबॉडी की जो इंटरेक्शन होती है बहुत ही स्पेसिफिक होती है, ठीक है। यहाँ पर जो एंटीबॉडी है वो अपने ही एंटीजन को मतलब रिकॉग्नाइज करती है, वो किसी और एनी अदर एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करती। देन हम नेक्स्ट टेक्निक पढ़ते हैं RIA, रेडियो अमीनो एसिड। ये भी एक इन विट्रो एसे है, ठीक है। ये मेनली हम एंटीजन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं और इसकी सेंसिटिविटी एलाइजा के कंपेयर में बहुत ज़्यादा होती है, और इसको डेवलप किया था 1960 के अंदर बाय द वाटसन एंड द येलो ने। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है 1977 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर मेनली जो ये टेक्निक यूज़ करते हैं जो RIA है वो हार्मोन लेवल ब्लड में वही इंसुलिन लेवल को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। और सबसे अच्छी एडवांटेज ये है RIA की कि यहाँ पर ये सैंपल में पिकोलीटर कंसनट्रेशन, अगर उसकी बहुत कम कंसनट्रेशन है ना, पिकोलीटर कंसनट्रेशन, तो उसको भी ये क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। मतलब कि जो सैंपल में जो भी हम डिटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, उसको हम उसकी अगर बहुत कम कंसनट्रेशन है ना, उसको भी हम RIA के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं, बट हम ऐसा एलाइजा के साथ नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हाईली सेंसिटिव टेक्निक होती है। RIA ये भी एक इम्यूनो टेक्निक ही है, ये भी इम्यून रिस्पॉन्स को ही डिटेक्ट करती है बॉडी में। मेजर डिफरेंस जो है RIA और एलाइजा के अंदर वो क्या होता है, देखो इसमें भी बिल्कुल सेम कम्पिटिटिव, मतलब कि जो कम्पिटिटिव एलाइजा है और RIA में मेन डिफरेंस यही होता है कि जो देखो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम कम्पिटिटिव एलाइजा के जैसे यहाँ पे भी दो एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं और दोनों एंटीबॉडी कम्पीट करती हैं एक ही एंटीजन के लिए, ठीक है। बस कम्पिटिटिव एलाइजा में क्या होता है कि जो सेम एंटीजन के लिए दोनों एंटीबॉडी जो कम्पीट कर रही होती हैं, बस वहाँ पे एंटीबॉडी जो एक एंटीबॉडी होती है उसको तो हम एंजाइम लिंक करते हैं, और जो सेकंड एंटीबॉडी होती है वो मतलब हमारे पास क्या होती है, टेस्ट में होती है, मतलब उसमें हमारे सैंपल में होती है, जो कि हमारी अननोन होती है, एंजाइम लिंक्ड नहीं होती, ठीक है। और RIA में क्या करते हैं, हम दो एंटीजन लेते हैं जो दोनों कम्पीट करते हैं सेम एंटीबॉडी के लिए। यहाँ पर एंटीजन को हम एंजाइम लिंक नहीं करते, यहाँ पे हम एंटीजन को लेबल करते हैं, तभी नाम लिखा हुआ है रेडियो अमीनो एसिड, क्योंकि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी को मेजर करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम एंटीजन जो होता है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियो लेबल्ड करते हैं, ठीक है। जो एंटीजन होता है उसको हम क्या करते हैं, रेडियो लेबल करते हैं। किससे करते हैं, 125 आयोडीन होगा, उससे हम क्या करते हैं, एंटीजन को लेबल करते हैं। वो यह कि जो हमारा
नॉन एंटीजन होगा उसको हम लेबल करेंगे, जो हमारा सीरम में होगा जिसको हमें टेस्ट करना है, जिसको हमें टेस्ट करना वो हमारा कैसे होगा, अनलेबल्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सेम है कि जो हमारा सबसे पहले हमारा क्या होगा, एंटीबॉडी होगी, जो हमारी नॉन एंटीबॉडी होगी। ठीक है, ठीक है, एंटीबॉडी क्या होगी, हमारी नॉन होगी। ठीक है, उसके वो एंटीबॉडी क्या करेगी, जब हमारे पास क्या होगा, जब हम कोई डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई हमें मेजरमेंट नहीं करनी है, तो हमारा क्या होगा, एंटीबॉडी जो नॉन एंटीबॉडी होगा, नॉन एंटीजन जो कि हमारा लेबल्ड एंटीजन है ना, जो हमने आयोडीन से लेबल किया एंटीजन, उसे क्या करेगा, बाइंड करेगी, दोनों की इंटरेक्शन होगी, 100% हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब हमने इसमें हमें मान लो कि सपोज करो कि हमें एंटीजन को डिटेक्ट करना है। ठीक है, एंटीजन की हमें डिटेक्शन करनी है। ठीक है, हमें हार्मोन के लेवल को देखना है ना, इंसुलिन लेवल को हमें देखना है डायबिटिक पेशेंट में कितना कंसंट्रेशन में है, कितने % है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सीरम होगा उसको हम उस माइक्रोडेटर वेल में लोड करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि लेकिन उस सीरम के अंदर उस टेस्ट सैंपल में जो हमारा एंटीजन होगा वो कैसा होगा, अनलेबल्ड होगा। ठीक है, हम इस पोज करके चलेंगे कि जो हमारा एंटीजन है जो लेबल्ड है उसकी एफिनिटी क्या है, क्योंकि वो हमारे द्वारा बनाया गया है, उसकी एफिनिटी हम कम रखेंगे, ताकि जो टेस्ट सैंपल में जो हमारा एंटीजन होगा जो कि अनलेबल्ड होगा वो उसको डिस्प्लेस कर दे और उसकी जगह खुद बाइंड कर जाए। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या है कि वो खुद बाइंड कर गया है, और जो हमारा एंटीजन होगा, ठीक है, खुद बाइंड कर गया है एंटीबॉडी से, और उसने लेबल एंटीजन को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, पहले हमें जो 100% रेडियो एक्टिविटी मिल रही थी, क्योंकि जो हमारा एंटीजन जो था वो लेबल था, ना लेबल था, रेडियो लेबल था, तो हमें रेडियो एक्टिविटी जो थी 100% मिल रही थी। लेकिन जब हमने सीरम सैंपल दिया जिसमें हमारा अनलेबल एंटीजन था, जिसने लेबल एंटीजन को डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो भी हमारी 100% से 75% में भी 50% 25% होगी, डिपेंडिंग ऑन योर इंसुलिन कंसंट्रेशन इन द ब्लड। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन द फिगर बी में देखो कि जैसे हमने क्या किया कि जो हमारी जो एंटीबॉडी है वो कैसी है, हमारी नोन है, एंटीजन भी कैसा है, हमारा नोन है, दोनों ने आपस में इंटरेक्शन की, और ठीक है, नॉन एंटीजन है, एंटीजन कैसा हमारा रेडियो लेबल्ड है, आयोडीन रेडियो लेबल्ड है, तो मुझे रेडियो एक्टिविटी कैसी मिली, हाई मिली, 100% रेडियो एक्टिविटी मिली। ठीक है, बिकॉज क्योंकि जो हमारा हमने सीरम लिया है वो अनइन्फेक्टेड है, मतलब इसमें कोई हेपेटाइटिस बी वायरस ही नहीं है, कोई एंटीजन ही नहीं है, एंटीजन होगा ही नहीं, तो वो वापस क्या है कि वो नॉन एंटीजन को डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिविटी में हाई मिलेगी। सेकंड फिगर में देखेंगे, मतलब ए में देखेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे देखो वही नॉन एंटीजन है, नॉन एंटीबॉडी है, बट हमने जो सीरम लिया वो हमारा कैसा अफेक्टेड है, उसमें वायरस है, एंटीजन है, लेकिन वो कैसा है, अननोन है, और हमें पता है कि अननोन की हमने क्या रखी है, एफिनिटी ज़्यादा रखी है नॉन से। तो जो अननोन एंटीजन है, तो हमारे पास क्या है कि जो ये अननोन एंटीजन है उसे क्या कर दिया, नॉन एंटीजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो गई, रेडियो एक्टिविटी जो पहले मिल रही थी वो हमें कम मिल रही। ठीक है, बिकॉज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अननोन अनलेबल्ड एंटीजन ने लेबल्ड एंटीजन को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि उसकी एफिनिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की परसेंटेज कम हो गई। तो यहाँ पर भी हम रेशियो ले सकते हैं, अगर लेबल बाय अनलेबल्ड का रेशियो ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर देखो लेबल्ड अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी हाई मिलेगी, और अगर रेशियो कम होगा इसका मतलब हमारा अनलेबल्ड ज़्यादा है, अनलेबल्ड ज़्यादा है तो लेबल को वो डिस्प्लेस कर देंगे, हटा देंगे, खुद लग जाएंगे, जिसकी वजह से रेडियो एक्टिविटी की परसेंटेज कम हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो उसमें इंसुलिन ज़्यादा मिलेगा, इंसुलिन होगा इसका मतलब अननोन एंटीजन ज़्यादा है, अननोन ज़्यादा है तो हमारे पास क्या होगा कि अननोन ज़्यादा होगा तो वो क्या करेगा, नॉन एंटीजन को क्या कर देगा, हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी, हाई मिलेगी। इसको हम एंटीबॉडी के अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी के रिगार्डिंग भी बोल सकते हैं, इसको हम एंटीजन के रिगार्डिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा कोई डायबिटिक पर्सन है, ठीक है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ हो रखी है, उसमें इंसुलिन का काउंट कम है, इंसुलिन कम है उसमें, है ना, इंसुलिन कम होगा मतलब उसमें अननोन एंटीजन कम है, अननोन कम होगा तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि वो नॉन को हटा नहीं पाएगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी, हाई मिलेगी। ठीक है, कंपेरेटिव एलाइजा के केस में बस हम एब्जॉर्बेंस बोल देते हैं, हाई एब्जॉर्बेंस, लो एब्जॉर्बेंस। आरआई के केस में हम इसको हाई रेडियो एक्टिविटी, लो रेडियो एक्टिविटी बोल देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बस एलाइजा की यही है कि हम इसमें सीरम प्रोटीन्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ब्लड में हार्मोन लेवल को डिटेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शंस डिसीज़ वगैरह जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी टेस्ट में भी हम इसका यूज़ करते हैं एलाइजा का। ठीक है, और बाय बाय, थैंक यू।